सूखा दाना तो खा खा कर मैं थक गई हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं तो चली पहाड़ों पर मीठे फल खाने। ये सोचकर गोरिका भी पहाड़ों पर मीठे फल खाने चली जाती है। गोरिका भी चुपके से जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाती है। वो एक पका हुआ और मीठा आम तोड़कर खाने लगती है। आवाज सुनकर सुनहरी चील अपनी गुफा से बाहर गोरिका भी के पास आ जाती है। अरे ओ काफी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चील चाची, बहुत डर लगता है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है, परंतु मैं क्या करूं? आज तो मेरा फल खाने को कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था। जैसे कभी कभी मेरा पक्षी खाने को मन करता है। काफी, अगर मैं तुम्हें अपने फल खाने दूं, तो क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकती हो? मेरा मतलब कोई बड़ा या छोटा पक्षी। चील दी, मैं पक्षियों के साथ रहती हूँ। सब पक्षी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं एक क्या आपके लिए दो दो पक्षी ले आया करूँगी। तो फिर कल आते हुए किसी पक्षी को साथ लेकर आना, और फिर जितने फल चाहो उतने खा सकती हो। फिर गोरिका भी कुछ पके हुए आम अपने साथ ले जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए आम लाई हूँ। गोरी बहन, क्या आपको चील चाची ने आम तोड़ने दिए हैं? चिड़िया, जब मैं चुपके से फलों के पेड़ के पास गई तो मुझे पता चला कि उस चील को थोड़ा कम दिखाई देता है। ऐसे मैं ये फल तोड़कर भाग आई। फिर गोरिका भी चिड़िया को वो फल देकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या वहाँ और भी फल हैं? हाँ कबूतर भैया, वहाँ तो फल पेड़ों से पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। फिर गोरिका भी कबूतर के बाद मिठू तोते के पास जाती है। गोरी, क्या वहाँ अमरूद के पेड़ भी हैं? हाँ मिठू भैया, वहाँ ढेरों अमरूदों के पेड़ हैं और अमरूद भी बहुत मीठे हैं। ऐसे गोरिका भी सभी को वो फल देकर अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी सो जाती है। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी गोरिका भी को ढूंढ रहे थे। मिठू भैया, क्या आपने गोरी को देखा है? चिड़िया, क्या तुम भी कफी के साथ फल खाने जा रही हो? हाँ मिठू भैया, गोरी ने बताया है कि उस चील को आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। हम वहाँ जाकर आराम से फल खा सकते हैं। जब चिड़िया और मिठू तोता गोरी कफी के पास जाते हैं तो बुलबुल और कबूतर पहले से वहाँ बैठे हुए थे। मैंने तो चील चाची से एक पक्षी की बात की थी और यहाँ तो सारे पक्षी मेरे जाल में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है गोरी, जल्दी से चलो। हाँ हाँ मिठू, तुम सब अपनी अपनी टोकरी ले लो और बड़े पेड़ पर आ जाओ, और फिर वहाँ से हम सब एक साथ जाएंगे। जब रानू चिड़िया अपने घर से टोकरी लेने जाती है तो उसके दिल में ख्याल आता है, चील तो चील होती है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई उपाय भी करके जाना चाहिए। फिर रानू चिड़िया अपनी टोकरी में कुछ लाल मिर्ची भी रख लेती है। सभी पक्षी बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया भी पहुंच जाती है और फिर वो सब फल खाने के लिए गोरी कभी के साथ वहाँ से उड़ जाते हैं। गोरी कभी बहुत खुश थी, वो आगे आगे उड़ रही थी। चील भी अपनी गुफा के पास बैठी उन सब पक्षियों को दूर से देख रही थी। अरे, ये कभी तो सभी पक्षियों को एक साथ ले आई। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब पक्षी मिलकर मुझे मार दें। फिर चील अपनी गुफा के पास एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। गोरिका भी सबको अमरूद के पेड़ के पास ले जाती है। आप सब यहाँ बैठकर अमरूद खाओ, तब तक मैं चील चाची को देख कर आती हूँ। गोरिका भी चील के पास चली जाती है। चील चाची, देखो मैं सबको ले आई। मैंने पक्षियों से कहा है कि आपकी नजर कमजोर है और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। जब मैं उन सबको गुफा के पास ले आऊँ तो तुम उन सबको दबोच लेना। गौरी, ये सब ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। दोस्तों, ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, अब हम हर रोज यहाँ आया करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं तो कई दिनों से फूलों का रस पी पी कर थक गई थी। कई दिनों के बाद ये मीठा फल खाया है।
फिर गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। मेरे पीछे पीछे आओ, गुफा के पास आम का पेड़ है, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। गौरी, वही आम है ना जो कल तुम हमारे लिए लाई थी? हाँ हाँ चिड़िया, उसी पेड़ के पास। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से उड़ते हैं। गौरी कभी उन्हें गुफा के पास ले जाती है और फिर ऊंची आवाज में बोलती है, चाची चाची आ जाओ और अपना भोजन खा लो। चील तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी पक्षी डर जाते हैं। भागना नहीं, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे ही खाऊंगी। चील चाची, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आगे का काम तुम्हारा है चील चाची। चील जैसे ही आगे बढ़ती है तो रानू चिड़िया अपनी टोकरी से लाल मिर्ची चील की आंखों में फेंक देती है। भागो सभी भागो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी आंखें जल रही है। गौरी का भी इधर उधर देखने लगती है, परंतु सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। पक्षियों के जाते ही चील गौरी कभी को अपने पंजों में दबोच लेती है। गौरी कभी, आज तो मैं तेरा ही शोरबा बनाकर पीऊंगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब गौरी कभी को बचाने कोई भी नहीं आने वाला था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों का विश्वास खो दिया था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में कालू कौवा और गौरी कभी अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है? गौरी, कुंडी तो मैंने लगा ली है, परंतु मुझे डर लगता है क्योंकि हमारे दरवाजे की कुंडी खराब है। मैं कल ही कबूतर चाचा को बुलाकर दरवाजे की कुंडी ठीक करवा लूँगा। कालू जी, डर किस बात का, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। जंगल के कई पक्षी तो घोंसलों में भी सोते हैं। फिर गौरी और कालू अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। ऐसी तेज बारिश में न जाने कब वे जाग भी रही होंगी या सो रही होंगी। मैं जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया छाता लिए अपने घर से निकलती है और कौवों के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, ये इस समय कौन है? कौन कौन है बाहर? कबे भैया, मैं हूँ रानू चिड़िया। गुड़िया को दूध देने लगी तो देखा डब्बे में शक्कर नहीं है, वही लेने आई हूँ। गौरी, दरवाजा खोल दो, चिड़िया है। गौरी कभी दरवाजा खोल देती है और चिड़िया घर में आ जाती है। तब मुझे माफ करना, मैंने आपको इस समय तंग किया, परंतु गुड़िया है कि दूध पिए बिना सोती ही नहीं है। चिड़िया, तंग किस बात का किया? हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के, हम चीजें एक दूसरे को देते लेते रहते हैं। ऐसे कहते हुए गौरी कभी चिड़िया को शक्कर का डब्बा दे देती है। तब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा फिर से दरवाजे की कुंडी लगाता है और वो पति पत्नी सो जाते हैं। तेज बारिश में शिकारी चील शिकार के लिए उड़ रही थी। तभी वो कौवों के घर के पास से गुजरती है और वो कौवों के घर के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा कुछ पूछे बिना ही दरवाजा खोल देता है। चील जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है। गौरी, जल्दी करो, छुप जाओ। चील, बड़ी चील हमारे घर में आ गई है। गौरी कभी जल्दी से उड़ती है और अलमारी के पीछे जाकर छुप जाती है। शिकारी चील कभी को अपने पंजों में दबोच लेती है। बहुत भूख लगी हुई है मुझे, ऐसी तेज बारिश में अब मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा। आज तो तुम जैसे काले कौवे से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर चील कालू कौवे को अपने पंजों में दबोचकर बाहर से चली जाती है। कोई बचाओ मेरे कालू जी को, वो जालिम चील ले गई मेरे कालू जी को। गौरी कभी घर से भागती है। वो चिड़िया के घर पर जाकर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया जाग ही रही थी, वो जल्दी से दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, बहुत बुरा हुआ, वो जालिम चील मेरे कालू जी को उठाकर ले गई है। गौरी, वो जालिम चील तो कालू को खा जाएगी, हमें जल्दी से कुछ करना होगा।
जल्दी चलो गोरी, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर रानू चिड़िया अपने घर से एक लाठी उठाती है और वो गोरी कब्बी को साथ लेकर वहाँ से निकलती है। वो दोनों मिठू और कबूतर के पास जाती हैं। मिठू भैया, कबूतर भैया, जल्दी दरवाजा खोलो। मिठू और कबूतर दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? कबूतर भैया, कालू कब्बे को चील उठाकर ले गई है। हमें कब्बे को बचाना होगा। मिठू और कबूतर भैया, मेरी मदद करो, मेरे पति को वापस ले आओ। ये खाने लायक भी है कि नहीं? मैं चिड़िया बहन को बुला कर लाता हूँ। फिर कबूतर जल्दी से वापस उड़ता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैंने पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा फल लगा हुआ देखा है। तुम मेरे साथ चलो और चलकर देखो क्या वो फल खाने के लायक है। कबूतर भैया, जैसे आप बता रहे हो, ऐसे बड़े फल के बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। जाकर देखते हैं। फिर रानू चिड़िया कबूतर के साथ जाती है। कबूतर भैया, ये तो बहुत बड़ा फल है, हो ना हो ये जरूर कोई जहरीली चीज होगी। तभी उड़ता हुआ मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया, ये तो तरबूज है। मैं एक बार बहुत छोटा था, तब मैं अपनी माँ के साथ किसान के खेत में गया था। तब मेरी माँ ने मुझे ये फल खिलाया था। मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा याद है। मिठू तोता ऐसे बात कर ही रहा था कि तभी गोरी कब्बी भी वहाँ आ जाती है। नाना पक्षियों, ये कोई खाने की चीज नहीं है। अगर हमने इसे खाया तो हम तुरंत ही मर जाएंगे। ये तो कोई जहरीली चीज है। गोरी की बात सुनकर मिठू तोता भी चुप कर जाता है। शायद हो सकता है मैं भूल रहा हूँगा। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, पहाड़ों पर तरबूज का फल है। मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बनाकर भेज दिया है। अब चलो हम जल्दी से वो तरबूज तोड़कर अपने घर ले आते हैं। हाँ गोरी, बड़ा तरबूज खाने से हमें कई दिनों तक दाना नहीं खाना पड़ेगा। फिर गोरी कब्बी और कालू कौवा पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। कालू कौवा तरबूज पेड़ से तोड़ लेता है। कालू कौवा वो तरबूज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तरबूज बहुत भारी था, वो उठा नहीं पाता। कालू जी रुको, मैं ऐसा करती हूँ, घर से टोकरी लेकर आती हूँ। हम टोकरी में लेकर जाएंगे ये तरबूज। गोरी, जरा जल्दी आना, इसे बड़े तरबूज को देखकर मेरी भूख बढ़ रही है। फिर गोरी कब्बी जल्दी से घर जाती है और घर से टोकरी लेकर वापस आती है। दोनों कब्बी बहुत मुश्किल से तरबूज उठाकर टोकरी में रखते हैं। गोरी, अब मैं नीचे बैठता हूँ और तुम ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दो। कालू जी ध्यान से, ऐसा न हो कि हम इस बड़े तरबूज के नीचे ही दब जाएं। ऐसा ही होता है। गोरी कब्बी टोकरी उठाकर जैसे ही तवे पर रखती है तो कौवा उस बड़े तरबूज के नीचे दब जाता है। मर गया गोरी, मैं मर गया। ये बहुत भारी है। जल्दी करो गोरी, मुझे बाहर निकालो। गोरी कब्बी तरबूज को हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तरबूज को नहीं हटा पाती। कालू जी, ये तरबूज तो बहुत भारी है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। गोरी, जल्दी से जाओ और किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाओ। कालू जी, अगर मैं किसी को बुलाने गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि हम ये तरबूज अकेले अकेले खाना चाहते थे। पता चलता है तो चल जाए गोरी, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बस किसी तरह से तुम मुझे बचा लो। फिर गोरी कब्बी उड़ती है और पास ही मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू भैया, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। मेरा कालू पति जी बड़े तरबूज के नीचे दब गया है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। गौरी, तुमने तो कहा था कि वो तरबूज जहरीला है, फिर तुम क्या करने गए थे वहाँ? मिठू भैया, अब समय सवाल जवाब करने का नहीं है, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मेरे कालू जी को बचा लो, मेरे साथ चलो। फिर मिठू तोता गोरी कब्बी के साथ चला जाता है। दोनों मिठू तोता और गोरी कब्बी मिलकर जोर लगाते हैं और कालू कब्बी को तरबूज के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। गौरी, अब सच सच बताओ, क्या ये खाने वाला फल है ना? हाँ मिठू, मैंने लालच किया और सोचा कि हम ये तरबूज अकेले खाएंगे, परंतु ये
तरबूज तो मेरे कालू जी की जान ही लेने वाला था। मिठू, जाओ सबको बुला कर लाओ, हम ये तरबूज यहीं बैठकर खाएंगे। फिर मिठू तोता जंगल में जाता है। वो रानी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर आता है। फिर वो सब मिलकर तरबूज खाते हैं। तरबूज अंदर से लाल, मीठा और रस भरा था। कभी भैया, ये तो अच्छा ही हुआ कि ये तरबूज आप पर गिर गया, वरना ये स्वादिष्ट फल आप दोनों अकेले ही खा जाते। गोरी और कालू दोनों बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन वो सब जल्दी जल्दी से तरबूज खाए जा रहे थे। चिड़िया और गोरी कभी में पुरानी दोस्ती थी। वो दोनों एक दूसरे की पड़ोसी भी थी और दाना लेने भी एक साथ जाया करती थी। गोरी दोस्त, आज किस ओर जाना है दाना लेने? चिड़िया, आज इन पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। सुना है एक खेत में दाने हैं, वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? चिड़िया बहन, हम पक्षियों के लिए तो खतरा ही खतरा होता है। हम ध्यान रखेंगे और दाना लेकर जल्दी से वापस लौट आएंगे। फिर गोरी कभी और रानी चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। वो पहाड़ों की ओर दूसरी तरफ खेत में पहुँच जाती हैं। रानी चिड़िया खेत में दाना ढूंढ लेती है। गोरी बहन जल्दी करो, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती। चिड़िया, एक दाना और एक दाना मैं ढूंढ लूं। तभी आसमान से एक चील बिजली की तेजी की तरह आती है। वो चिड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है। गोरी कभी थोड़ी दूर थी, वो उड़कर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, गोरी मेरी सहेली, मुझे बचाओ। भाग गई, तेरी सहेली तुझे छोड़कर यहाँ से भाग गई। ये सब दोस्ती नाम की होती है, काम की नहीं। चल चिड़िया, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं अकेली इस चील का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे अपनी दोस्त चिड़िया को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गोरी कभी जल्दी से वहाँ से वापस जाती है और वो अपनी सहेली स्वीटी कभी को सारी बात बताती है। गोरी, मैं तुम्हारी सहेली की जान बचाने में मदद करूँगी। हमें जल्दी से गुफा की ओर जाना होगा। हम योजना बनाएंगे और बुद्धि से काम लेना होगा, फिर ही हम उस चील का मुकाबला कर सकती हैं। फिर गोरी कभी अपनी सहेली स्वीटी कभी को लेकर वहाँ से उड़ती है। चील ने रानी चिड़िया को अपनी गुफा में रस्सियों से बांधा हुआ था। चिड़िया, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें रात के डिनर में खाऊंगी। अभी रात तक तुम जिंदा हो। मेरी पुरानी सहेली मुझे मुसीबत में छोड़कर चली गई। मुझे अपनी सहेली से ऐसी उम्मीद न थी। रानी चिड़िया रोते हुए ऐसे सोच रही थी। फिर गोरी कभी और स्वीटी कभी फूलों के बागीचे में जाती है। गोरी, तुम ये लाल फूल का रस निकाल कर मेरे पंखों पर लगा दो। इससे मेरे पंख लाल हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे खून हो। स्वीटी सहेली, मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गोरी, हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करती जाओ। फिर गोरी कभी लाल फूल तोड़कर स्वीटी कभी के पंखों पर ऐसे लगा देती है जैसे वो खून हो। फिर गोरी कभी और स्वीटी कभी चील की गुफा के पास जाती है। गोरी कभी थोड़ी दूर पेड़ पर बैठ जाती है और स्वीटी कभी गुफा के बाहर लेटकर शोर मचाने लगती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, गुफा के बाहर ये कौन चिल्ला रहा है? आवाज सुनकर चील बाहर आती है। बचाओ, वो जालिम बाज मुझे मार कर गया है। अरे कभी, मैं तुझे अभी बचाती हूँ। इतना आसान शिकार, आज तो दो शिकार मिल गए, एक कभी और एक चिड़िया। ऐसा कहते हुए चील स्वीटी कभी को उठाकर गुफा के अंदर ले जाती है। बहुत ध्यान से छुपी हुई गोरी कभी सब कुछ देख रही थी। चिड़िया रस्सियों से आजाद होने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। अरे, इस कभी को तो बांधने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर जाएगी। फिर स्वीटी कभी अपनी सांसें रोक लेती है और आंखें बंद कर लेती है और मरने का नाटक करती है। लो, ये तो मर गई। अब तो इसे मारना भी नहीं पड़ेगा,
भला हो उस बाज का जो मुझे अपना शिकार गिफ्ट करके चला गया। मुझे छोड़ दो चील, इस कवि को खाकर तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द होगा जब तुम मुझे मारकर खाओगी। चिड़िया तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारा काम आसान कर दूंगी तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध के। बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? चील जल्दी से बाहर जाती है। गोरिका भी गुफा के ऊपर बैठी हुई थी। उसने वो पत्थर जानबूझकर गिराया था ताकि चील बाहर आ सके। रीतिका भी जल्दी से उठकर चिड़िया की रस्सियाँ खोल देती है। चलो चिड़िया पत्थर के पीछे छुप जाती है। अरे यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही चील वापिस जाने लगती है तो गोरिका भी एक बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे फेंकती है जो सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और चील वहीं मर जाती है। दोस्तों बाहर आओ, चील मर गई है। देखा गोरी, अगर अकल से काम ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गोरी बहन और स्वीटी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि गोरी तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। चिड़िया बहन, भला कोई दोस्त अपनी दोस्त को कैसे मुसीबत में छोड़ सकता है, जैसे मेरी ये दोस्त स्वीटी का भी। स्वीटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी दोस्त की जान बचाई। फिर वो तीनों सहेलियां खुशी खुशी वापस अपने जंगल की ओर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल के समय हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानू, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़िया जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानू के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़िया प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़िया पानी पीने लगता है। तभी गोरिका भी, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थी, जो टुन्नू को देखकर वहाँ आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति की हत्यारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्दी अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी।
ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ मिट्ठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी, मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है, अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। जी कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। फिर चील अपने घर और कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उनका पीछा करती है और उनके घर देखती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। रात को रानू चिड़िया सोचती है, वो तीन है और मैं अकेली, इन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। एक दिन रानू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। टुन्नू जी का बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा कबूतर को लगे इसे उन दोनों कौवों ने मिलकर मारा है। रात के समय रानू चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर फेंक देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह रानू चिड़िया कौवों के घर के बाहर आती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है, अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन कौवों ने एक पक्षी को मार दिया है। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया, इसे कौवों ने मारा है? मिट्ठू, जब ये मरा हुआ पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना? शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे दुष्ट कौवों, इस पक्षी को मारकर अब अनजान बन रही हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी ही देर बाद कबूतर राजा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये झूठ बोल रही है। राजा कबूतर जी, मेरा विश्वास करें, इन्हें मारते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। अरे झूठ मत बोल चिड़िया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए देखिए महाराज, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद करके इनके मर जाने तक भूखा रखा। फिर उन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख के कारण वो कौवे मर जाते हैं। उन कौवों को सजा मिलते ही रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपने पति के दो हथियारों को तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया, अब उस दुष्ट चील की बारी है।
मम्मा, आप इतना काम करती हैं, क्या आप थकती नहीं है? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े होंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप दोनों जवान, तो आप अपनी मम्मा को भूल ना जाना। आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अच्छा बेटो, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया रोज की तरह भोजन लेने चली जाती है। वो मामा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है, इसलिए मम्मा मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और बहुत सारे पैसे कमाऊं। एक माँ अपने बच्चे को कैसे दूर कर सकती है? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद मामा चिड़िया अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं उठा होती, अब आप ही घर को देखा करोगी। ना बाबा ना, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मैं तो अपने मामा बाबा के लाड प्यार में पली बड़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-3 घंटे खेल ना लूं, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने तो आपको शादी से पहले सब बता दिया था, मुझसे कामकाज नहीं होते। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ जी, बताएं क्या काम है? ये आपका पत्र है, विदेश से आया है। बड़े भाई का होगा ये पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे पढ़कर सुनाओ। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करनी पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, मुझे समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था और मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे वो पहुँच गए थे ना, मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा, मगर मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, जैसे ही मुमकिन हुआ मैं लौट आऊँगा। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी, मगर मेरे बेटे आप इतने ही बड़े हो गए कि आपने अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ, अगर पैसों की जरूरत आपको नहीं तो हमें तो है ना। अगर बड़ा पैसे भेजता है तो आपको क्या चिंता, हम भी तो आपको भोजन ला कर देते हैं। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन मामा चिड़िया इतना ही बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख ना दे पाए। मेरी मम्मा ऐसे ही दुखों में मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे। 2 दाने देने से हमने क्या वो हक अदा कर दिया जो सब मेरी माँ ने किया। मैं रोज सोचता था कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा और अपनी माँ से बचपन की बातें करूंगा, परंतु हर रोज मैं ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था। आपके दुख से नहीं मरी माँ जी, दुख तो उस बड़े का था जो विदेश जाकर माँ को भूल गया और शादी कर ली। और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, ये विदेश से आई है। लाओ, ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियाँ बनवानी हैं। मेरी माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियों की पड़ी है। मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को, अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ ऐसे बेसहारा न मरती। अच्छा, अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी में? माँ, मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी पत्नी की माँ जी बहुत बीमार है, मुझे काम पर जाना होता है और सासू माँ की दवाई भी लेने जाना पड़ता है। माँ, मैं अगले वर्ष जरूर आऊँगा। माँ, मुझे माफ करना, परंतु माँ, मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूँगा और छोटे माँ का ख्याल रखना। लाडो, खत लिखकर भेज देता हूँ कि माँ अब नहीं रही। ना ना ना,
ऐसा ना करना, अगर तुमने पत्र लिखा तो वो हमें खर्च देना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और वो बड़े भाई को ये नहीं बताता कि उसकी माँ अब नहीं रही। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता, पैसे और चिट्ठी लाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर देते। अगर बड़े को पता चला कि माँ जी साल पहले ही मर गई हैं, तो वो क्या सोचेगा? अगर तुम्हारे बड़े भाई में ये सोच होती तो वो इतने साल बाहर न बैठा रहता, वो भी अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर उसे अपनी माँ की परवाह होती तो एक दफा वो अपनी माँ से मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और बहुत पैसे कमा लेता है। एक दिन उसे अपने जंगल का मिट्ठू तोता वहाँ मिल जाता है। मिट्ठू, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया हूँ। माँ कैसी है मेरी? और छोटा ठीक है? ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिट्ठू यार, कुछ बोलो भी। माँ कैसी है? मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे हुए 1 साल बीत गया। बड़ा जुल्म किया छोटे की पत्नी ने। वो सारा काम उस बूढ़ी चिड़िया से करवाती थी। क्या? मिट्ठू, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा? क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसों से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना कि पैसों का हो रहा है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानी जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने जंगल जाना होगा। क्यों? सब ठीक तो है ना? मेरी माँ मर गई है और छोटा हर महीने मुझसे माँ के नाम पर पैसे ले रहा है। मुझे छोटे से जाकर हिसाब करना है। तो फिर देर काहे की? तुम आज के ही फ्लाइट से जाओ और हाँ, जिस दिन से माँ मरी है उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे लेकर आना। और फिर बड़ा अपने देश वापिस लौट जाता है। बड़े, माँ जी मर गई। माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है, मैं इसीलिए तो आया हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं और माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे लेकर खाते रहे हो। मैं तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा माँ जी का सुनकर आए हो। फिर जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आप दोनों ने इस पंचायत को बुलाया है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी नहीं आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने तुम्हें अकेले ही पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस चिड़िया का बच्चा कहने से। जाओ, दफा हो जाओ इस जंगल से। ऐसा ना हो कि हम सब मिलकर तुम दोनों को इस जंगल से निकाल दें। मगर मैं तो हर महीने माँ का खर्च भेजता था, तो क्या? मैं भी तो भोजन लाया करता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। 2 दाने या महीने के पैसे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता। या ऐसा कह देने से माँ जी कैसी हो या पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। जैसे आप छोटे थे, आपको बातों का समझना तक नहीं आता था और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों अपने सीने पर लेटाकर बातें करती रहती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।